बस अब बहुत हो चुका। आज तय करना ही होगा कि इस घर में अब या तो निरंजन रहेगा अथवा हम लोग। रमा का कर्कश स्वर आंगन में गूंज उठा। कमर पर हाथ रखे हुए गुस्से में चिल्ला रही थी। उसके साथ तीनों बच्चे भी खड़े थे जो मूक समर्थन कर रहे थे। माहौल में भारी तनाव था, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये निरंजन आखिर कौन है जिसके घर में रहने से रमा को इतनी आपत्ति है। तो सुनिए, निरंजन इस घर का ही हिस्सा था, पर विधाता की अधूरी रचना था। परमात्मा ने उसका शरीर तो सामान्य बनाया, पर दिमाग देते समय शायद कोई बड़ी चूक हो गई। उम्र लगभग 35 वर्ष, लेकिन हरकतें 8 साल के बच्चे जैसी। वह ना तो पूरी तरह समझदार था, ना ही पूरी तरह आत्मनिर्भर। निरंजन रमा का देवर था। जब से रमा इस घर में ब्याह कर आई थी, तब से उसने उसे ऐसा ही देखा था। विवाह के 25 साल हो चुके थे। अब तक तो सहन कर लिया, लेकिन अब और नहीं। वह ना तो ठीक से बोल पाता था, ना किसी का कहा समझ पाता था, लेकिन अपनी टूटी फूटी जुबान में जैसे तैसे अपनी बात कहने की कोशिश करता था। रमा की शादी जिस घर में हुई, वह परिवार मध्यम वर्गीय था। उसके पिता प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे, दहेज देने की स्थिति में नहीं थे। जब सुनील से रमा का रिश्ता तय हुआ तो घर वालों को संतोष हुआ। लड़का PWD विभाग में क्लर्क था, कमाई ठीक ठाक थी। बस एक शर्त थी, निरंजन की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। रमा ने अनमने मन से स्वीकार कर लिया। 3 बहनों में सबसे बड़ी रमा को ज़्यादा पूछने का अधिकार नहीं था। पिता को बाकी 2 बहनों के विवाह की भी चिंता थी, इसलिए रमा को अपनी पसंद नापसंद के बिना इस परिवार में आना पड़ा। रमा जब ससुराल आई तो यहाँ परिवार बड़ा था। सास ससुर, 3 कुंवारी ननदें और देवर निरंजन। लेकिन परिवार खाता पीता था। संयुक्त परिवार का सुकून था। ससुर राम सहाय जी शासकीय विद्यालय में प्राचार्य थे, इसलिए अनुशासन था, पर प्यार भी था। धीरे धीरे नंदों की शादी हो गई। रमा के भी 3 बच्चे हुए, जो सभी की देख रेख में पलते रहे। जीवन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन सुख हमेशा एक समान नहीं रहता। बदलते हालात और बढ़ता तनाव। समय बदला। राम सहाय जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। काफ़ी प्रयासों के बाद छोटी बेटी को अनुकंपा नियुक्ति मिल गई, जिससे कुछ राहत मिली। घर की गाड़ी फिर चलने लगी, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, खर्चे भी बढ़ने लगे। अब घर में आए दिन कलह होने लगी। पैसों की तंगी हर समय हावी रहने लगी। सास शांति देवी को सबसे छोटी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी, लेकिन पैसे कहाँ से आए। परिस्थितियों से तंग आकर छोटी बेटी ने एक दिन चुपचाप अपने सहकर्मी से कोर्ट मैरिज कर ली। घर वालों पर एक एहसान ये किया कि शादी के खर्च से बचा लिया, लेकिन उनका रिश्ता भी ख़त्म कर लिया। उसने अपने घर वालों की चिंता किए बिना अपना जीवन चुन लिया और घर से हमेशा के लिए अलग हो गई। अब हालात और ख़राब हो गए। घर में पैसों की किल्लत बढ़ गई। शांति देवी अक्सर सोचती, काश पति की मौत रिटायरमेंट के बाद होती तो फैमिली पेंशन से कुछ सहारा होता। अब तो हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए बेटे पर निर्भर रहना पड़ता है। पर सबसे बड़ी चिंता निरंजन था। उसे किसी चीज़ की समझ नहीं थी। घर में छोटे बच्चों को कुछ खाते देखता तो वही चीज़ मांगने लगता। जब नहीं मिलती तो भूख हड़ताल कर देता। शांति देवी हर संभव कोशिश करती कि उसे खुश रख सके, लेकिन रमा का रवैया बहुत कड़वा था। रमा उसे ताने मारती, काम का ना काज का, 2.5 सेर अनाज का। कभी कभी खाना देने से भी मना कर देती। अब और कितना खाओगे, पेट नहीं भरा तो मुझे भी खा लो। पर निरंजन को बात समझ नहीं आती। वह हंस पड़ता, जिससे रमा और ज़्यादा चिढ़ जाती। ये सब सुनील के ऑफिस जाने के बाद होता। सास ने कई बार समझाने की कोशिश की,
लेकिन रमा ने सास को भी झिड़क दिया। अब घर में पूरी तरह रमा का राज था। सास बेबस थी, बेटा नौकरी में व्यस्त था और निरंजन हर दिन अत्याचार सहता रहा। कुछ दिनों बाद शांति देवी को अचानक लकवा मार गया। वह पूरी तरह बिस्तर पर पड़ गई, मुंह से बोल भी नहीं पा रही थी। निरंजन माँ की हालत देखकर रोने लगा। उसने सुनील का हाथ पकड़ा और इशारों में माँ को अस्पताल ले जाने को कहा। सुनील तुरंत अस्पताल ले गया, लेकिन ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। अब घर की जिम्मेदारी और बढ़ गई। सुनील सुबह जल्दी उठता, माँ के सारे काम करता, फिर निरंजन को संभालता और फिर ऑफिस जाता। रमा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे बस इतनी ही चिंता थी कि घर का बोझ क्यों बढ़ रहा है। अब रमा ने निरंजन को खाना देना भी बंद कर दिया। खुद कमा कर खाए, मुझे कोई फालतू का बोझ नहीं चाहिए। निरंजन कई बार भूखा सो जाता। सास की आंखों से ये सब देखकर आंसू बहते रहते, लेकिन वह लाचार थी। इसी दौरान एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे घर में आग लग गई। रमा ने गुस्से में निरंजन को गालियां दी। इस बार निरंजन चुप नहीं रहा। उसने पहली बार गुस्से में भाभी पर हाथ उठा दिया। रमा आपे से बाहर हो गई और चिल्लाने लगी, अब इस पागल को और नहीं सहूंगी, या तो यह रहेगा या मैं। सुनील घर आया तो माहौल गर्म था। रमा ने अल्टीमेटम दे दिया, अगर इसे घर में रखोगे तो मैं हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी। रमा की धमकी ने पूरे घर को हिला कर रख दिया था। सुनील स्तब्ध था। एक तरफ उसकी पत्नी और बच्चे थे, दूसरी तरफ उसका असहाय भाई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे अपने ही परिवार के अस्तित्व के लिए इतना बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। रात भर वह सो नहीं सका। उसकी माँ शांति देवी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। कुछ बोल नहीं सकती थी, पर उनकी आंखों में हजारों सवाल थे। क्या वह निरंजन को घर से निकाल देगा? क्या एक भाई अपने ही भाई को ठुकरा देगा? सुबह हुई तो घर में सन्नाटा था। रमा ने अपना सामान पैक कर लिया था। बच्चे भी माँ के साथ थे। रमा ने सुनील से कहा, आज फैसला करो, या तो मैं रहूंगी या ये पागल। शांति देवी के आंसू भी बहने लगे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकी। सुनील की आंखें भी नम थी। उसने भारी मन से रमा की ओर देखा और धीरे से कहा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं अपने भाई को नहीं निकाल सकता। रमा को जैसे बिजली का झटका लगा। तुम मुझे छोड़ दोगे? इतने साल की शादी, तुम्हारे 3 बच्चे, तुम्हारा घर, सब कुछ छोड़ दोगे इस पागल के लिए? सुनील की आंखों में दर्द और दृढ़ता दोनों थे। रमा, निरंजन पागल नहीं है, वे मेरा भाई है। मैंने बचपन से उसे अपने सीने से लगाकर पाला है। वे मेरे खून का रिश्ता है। मैं उसे मरने के लिए सड़क पर नहीं छोड़ सकता। रमा का अहंकार चूर चूर। रमा दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि जाए तो कहाँ जाए। उसने सुनील से कहा, तुम्हें पछतावा होगा। लेकिन सुनील ने शांत स्वर में जवाब दिया, जो अपने अपनों को छोड़ देते हैं उन्हें ही पछताना पड़ता है रमा। रमा कुछ देर तक सोचती रही, फिर धीरे धीरे उसने अपना बैग नीचे रखा और कमरे में जाकर बैठ गई। उस दिन के बाद घर में बहुत कुछ बदल गया। रमा ने धीरे धीरे ये समझ लिया कि निरंजन उसकी ज़िंदगी से अलग नहीं हो सकता। दोस्तों, जब भी मैं ये कहानियाँ आपके लिए लेकर आती हूँ तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता है, आपको ज़िंदगी की वो सच्चाइयाँ दिखाना जो शायद हम अनदेखा कर देते हैं। हर कहानी के पीछे एक सीख होती है, एक एहसास होता है। अगर मेरी ये कहानियाँ आपके दिल को छूती हैं, अगर ये आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा सपोर्ट दीजिए। बस एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब। आपके ये छोटे छोटे क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं।
यही वो ताकत है जो मुझे और बेहतर कहानियाँ बनाने की प्रेरणा देती है। आइए मिलकर इस सफ़र को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।